मित्रों, आज की इस चर्चा में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कूटज लेकर के आए हैं। कूटज के बारे में विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी टिप्पणी दी है। कूटज अर्थात इसका कूट से जन्म लेने वाला, कूट का मतलब होता है घड़ा, घड़े से जो जन्म लेता है। इस विषय पे हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम थोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लें, क्योंकि जो भी पाठ आप पढ़ते हैं उस पाठ के लेखक या रचनाकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया के उझवलिया एक गांव है, वहां उनका हुआ था और उनका देहांत 19 मई 1979 को हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के अलावा बाद में संस्कृत और ज्योतिष का अध्ययन किया। चूँकि उनके पिताजी का यह जोर था कि वो संस्कृत और ज्योतिष दोनों का अच्छे से अध्ययन करें। उन्होंने साहित्य चर्चा और ज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य और ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की स्थापित की हुई शिक्षण संस्थान है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है, बोलपुर नामक स्थान में। उसमें हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ में स्थित पंजाब विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर भी रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर काफ़ी शोध किया और हिंदी साहित्य की आलोचना के रूप में इनको रामचंद्र शुक्ल जी के समकक्ष रखा जाता है। इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी थी और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। अब हम कूटज के बारे में जान लें। कूटज एक ऐसा पौधा है जो हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में होता है। शिवालिक अर्थात यह हिमालय का तराई क्षेत्र मान सकते हैं या फिर हिमालय का निचला हिस्सा जो हिमालय से निकलकर काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, उसे शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ में बालू और सूखे हुए चट्टानों का ढेर है, जिसके कारण यह माना जाता है कि शिवालिक में और भी कोई पादप पनपना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को शिवालिक रेंज में जीवाश्म बहुत मिले हैं, मनुष्यों के, वनमानुष्यों के या फिर प्रागैतिहासिक काल के काफ़ी जीवाश्म मिले हैं। इसलिए यह माना जाता है कि शिवालिक का जो रेंज है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला एकदम बंजर श्रृंखला है और उस बंजर श्रृंखला में इस कूटज का जन्म हुआ है। कूटज वहाँ पला है, पैदा हुआ है और बढ़ा है। इस पाठ में हम और आगे बढ़ें तो हम यह जान लें कि यह द्विवेदी जी का ललित निबंध है। ललित निबंध का अर्थ हो गया कि ऐसे निबंध जो किसी विषय वस्तु के बारे में हो या किसी विशेष विषय के बारे में हो, जिसको कहा जाता है आत्मपरक हो, विषय प्रधान और व्यक्तिनिष्ठ हो। तो व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जब विवरण देते हैं या वर्णन देते हैं, वह व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है। ललित निबंध का प्रचलन 1940 के बाद शुरू हुआ और यह निबंध में रूढ़ हो गया। वैसे आप अगर निबंध के भाग देखें तो निबंध के भाग में कहीं ललित निबंध का वर्णन आपको नहीं मिलेगा, पर ललित निबंध वर्णनात्मक निबंध का एक प्रकार है। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध अर्थात इसमें सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन किया जाता है। इसके बाद होता है विवरणात्मक। विवरणात्मक में ऐतिहासिक, सामाजिक या पौराणिक आकस्मिक घटना, यात्रा या उत्सव, ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। और उसके बाद होता है विचारात्मक। विचारात्मक में विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के व्याख्यात्मक लेखन होते हैं। इसके बाद होता है भावनात्मक। भावनात्मक मतलब जिसमें हृदय से उत्पन्न भाव और रागों को दर्शाया जाए, जैसे परोपकार हो गया, देश प्रेम, सदाचार, इस तरह की भावनाओं को ऐसे निबंधों में दर्शाया जाता है। अब सबसे गूढ़ बात यहाँ यह है कि द्विवेदी जी ने इसका नाम कूटज क्यों रखा। तो उन्होंने नाम के बारे में इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ में, पीछे वाली पृष्ठ में द्वितीय पैराग्राफ में यह लिखा है। उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। अर्थात उन्होंने बताया है कि यह जो कूटज है वह उनको अनादिकाल से जानता हो, इनकी जान पहचान बहुत पुरानी है। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम। यहाँ उन्होंने बताने का प्रयास किया है या समझाने का प्रयास किया है
कि रूप या नाम क्या मुख्य है। इन्होंने एक जगह यह भी बताया है कि उन्होंने इसके पहले वाली पंक्ति में लिखा है कि पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप से पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। अर्थात अगर आप किसी को देखे हों और उसका नाम याद है, यह भी कहा जाता है, मनोविज्ञान में कहा जाता है कि यदि किसी का चित्र आपको दिखा दिया जाए और उसके बाद उसका नाम याद करा दिया जाए तो आपको वह नाम और चित्र दोनों याद रहता है, या फिर वह चित्र कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको नाम याद आ जाएगा। पर कभी ऐसा हुआ कि आपको सिर्फ नाम किसी का बताया जाए, उसका चित्र या उसकी व्याख्या न की जाए तो आप उसको पहचान पाएँ, यह मुश्किल है, या फिर उसका नाम अधिक दिनों तक याद कर पाएँ, यह भी कठिन है। अब जैसे उन्होंने लिखा है कि नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। अर्थात उन्होंने पुनः यह बताने का प्रयास किया है कि नाम महत्वपूर्ण है, पर साथ ही साथ उसका रूप भी महत्वपूर्ण है। यदि रूप आपको याद है तो नाम आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कूटज जो शब्द की व्याख्या की है, कूटज के बारे में यदि आप आगे पढ़ें तो कूट का अर्थ होता है घड़ा, अर्थात ज, कूट में ज लगा हुआ है, कूट घड़े से जन्म लेने वाला। पर क्या यह पौधा घड़े से जन्म लेता है? नहीं। इसकी परिस्थितियों के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया है कि इसका जो जन्म है, जैसे घड़े में जन्म लेने वाला हमेशा से ही आकृति और लंबाई में छोटा होता है या आकार छोटा होता है, अर्थात जो बहुत ज़्यादा दुलार से पला हो वह ज़्यादा बिगड़ता है, यह कह सकते हैं। उस तरह की बातों को उन्होंने यहाँ अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है या कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, वही आगे चल कर के विजेता होता है। अच्छा, नाम के बारे में उन्होंने यह भी कहा है कि नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम से सामाजिक स्वीकृति मिलती है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, नाम लेने के साथ ही समाज में उसकी स्थिति का विवरण पता चलता है या फिर समाज ने उन्हें किस रूप में अपनाया यह पता चलता है। कूटज के बारे में हम और यदि व्याख्या करें तो यह पौधा मुश्किल से 10-12 फुट का होता है। इसकी पत्तियां भी चौड़ी होती है और लगभग 7-8 इंच लंबी पत्तियां होती हैं। इसका जो फल होता है उस फल से इंद्रजौ कहा जाता है या उस फल से इंद्रजौ निकाला जाता है और इसका फल बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक होता है, मधुमेह की बीमारी में और तमाम कई बीमारियों में इसका लाभ होता है। अर्थात कूटज जहाँ भी पैदा होता है अपने परिवेश से तो वह लड़ता ही है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। शिवालिक पहाड़ियों के बारे में जैसे बताया गया है कि सूखी पहाड़ी है, इसमें कोई भी पेड़ हरा भरा नहीं दिखता, इतने अधिक जंगल नहीं दिखते। उसमें जो नदियां हैं, नदियां भी कई भागों में बटी हुई हैं और दूर दूर तक हैं। जहाँ कूटज फलता फूलता है वहाँ से काफ़ी दूर दूर है, इसके बावजूद कूटज वहाँ फलता है। इसका औषधि के रूप में तो प्रयोग है ही, साहित्यकारों ने भी विभिन्न समयों में इसके बारे में विभिन्न व्याख्या किया है। यहाँ तक कि संस्कृत में भी इसकी कई व्याख्या की गई है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें एक चीज़ मुझे और महत्वपूर्ण लगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह लगी कि उन्होंने इस कूटज के कई नाम बताए हैं। जैसे उन्होंने लिखा है, इस वाक्य में लिखा है नाम बड़ा है या पद, इसमें उन्होंने कहा है नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम की ज़रूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। इसमें उन्होंने कूटज के कई नाम बताए हैं, जैसे सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र, किरीटिनी, मदोद्धता, विजितापता, अलकावतंसा और भी बहुत से हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी इसको दिए जा सकते हैं उन्होंने बताया, जिसमें अकुतोभय, गिरि गौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर इतने ये जो नाम उन्होंने दिया है परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। आप इन नामों को याद रखें, पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितने नाम दिए, तो उसमें आप इसका वर्णन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नाम की व्याख्या करते हुए बताया कि वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। इस प्रकार से उन्होंने नाम के बारे में पूरा विवरण दिया है और नाम क्यों महत्वपूर्ण है यह बताया है। उन्होंने जैसे बताया है कि जीना भी एक कला है,
लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। यहाँ उन्होंने वही कूटज के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि इतने कष्टों के बावजूद वह हारता नहीं और जीता ही जीता है। जैसे उन्होंने आगे लिखा है, जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, ठीक है लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? उन्होंने बताया है कि जीने के लिए जीना जरूरी नहीं है, सारा संसार अपने मतलब के लिए तो जी रहा है। उन्होंने बताया है कि जीवन उन्हीं का धन्य होता है जो हर विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी अपने आप को संभालते हैं और संभाल कर खुद तो जीते ही हैं, दूसरों को भी कुछ दे जाते हैं। कूटज के बारे में उन्होंने और भी व्याख्या की है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। इस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि कूटज की हर परिस्थिति का उन्होंने व्याख्या करते हुए, विपरीत परिस्थिति, सम परिस्थिति, सबकी व्याख्या करते हुए अंत में उन्होंने यही निचोड़ निकाला है कि मनुष्य की परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी हो, हर परिस्थिति में उसे हार नहीं मानना चाहिए और उसे अपना कर्म करते हुए, अपनी जीवनी की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए उन्होंने यह व्याख्या किया भी है, हृदयेन पराजितः, जिसका विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा, कूटज को देखकर रोमांच हो जाता है। अर्थात कूटज में यह सारे गुण हैं। कहाँ मिली है यह अकुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। इस प्रकार से जब आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो पूरे पाठ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंश हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न में यह पूछा जाएगा। आगे के 2 शब्द, पीछे के 2 शब्द, बीच की लाइन डॉट 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 करके रहेगी। उसमें आपसे पूछा जाता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, पाठ के रचनाकार कौन है, और फिर इस वाक्यांश का व्याख्या पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको पूरे चैप्टर को, पूरे पाठ को ढंग से पढ़ना है, एक एक वाक्य पर ध्यान देना है और ध्यान देते हुए फिर आपको आगे बढ़ना है। कूटज की विशेषता, इसके नाम और बाकी जो विवरण मैंने बताया, उन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो इस पाठ से आने वाले हर प्रश्न का आप जवाब सही सही दे पाएंगे।